कैसे हो? ठीक हो? तो हमने आपके पिछली कक्षा में बप्पा रावल से पहले तक का इतिहास पढ़ लिया है। आज हमें बप्पा रावल के इतिहास के बारे में लेखन कार्य करना है। पढ़ने का तो और सुनने का तो हमने कल सुन लिया है, ठीक है। तो एक तो हम हेडिंग लिखेंगे, क्या रहेगा हमारा शीर्षक? बप्पा रावल। अब कईयों के साथ में क्या है, मेरी जैसी बीमारी हो सकती है कि मेरे को भी क्या है कि एक बार पढ़ते ही याद नहीं होता, भूल जाता हूं मैं भी। तो कई होते सुनते ही भूल जाते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं ना। बप्पा रावल का समय क्या है? आप तो सब इंटेलिजेंट हो रे भाई। 734 से 753। बप्पा रावल का मूल नाम? ए भाई रे, जोरदार। चलो, बप्पा रावल के गुरुजी का नाम लिख रहा हूं सर, हारित ऋषि। सर कौन से संप्रदाय से हैं? पाशुपत संप्रदाय से। ठीक है, दिख नहीं रहा है, दोबारा लिखूं? अब तो दिख रहा है भाई। हाँ जी, 734 से 753, यही बताया। और नाम क्या बता दिया आपने इसका ओरिजिनल? कालभोज। आपने इनका एक गुरु भी बताया, हारित ऋषि। और हारित ऋषि का संबंध किससे है? पाशुपत संप्रदाय से। ठीक है, फिर आप देखिए कि इसकी जो आप विजय देखते हो, इसकी सबसे बड़ी विजय कौन सी है? कि इसने 734 ईस्वी में मौर्य राजा, कौन है? मानमोरी को पराजित कर, रे भाई अगर बीच में किसी का कमेंट आए तो मैं आपको कैसे बुलवाऊं? हाँ, जैसे कल आया था। नहीं, मान लो इनकेस आ जाए तो सेल्फ डिफेंस बोलते हैं इसको भाई, पहले से सावधानी। देखोगे ना? हाँ, फिर सही है रे भाई। हाँ, वो बार बार में लिखते रहते हैं सर सही करवाओ सही करवाओ। मैंने कहा भाई संभाल लेना आके, मैं इसको संभालू कि इसको संभालू। पराजित कर, किसको जीता? बोलो। चित्तौड़गढ़ को जीता। आप तो बोल रहे थे आप भूल जाते हो, आपको तो सब याद रहता है कि इसने चित्तौड़गढ़ को जीत लिया है। ठीक है, चलो फिर आगे बताओ कि साहब इसकी राजधानी क्या रही? नागदा। अब ये जो इसकी चित्तौड़ विजय हुई है, क्या हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही हुई थी क्या? तो हारित ऋषि के सम्मान में पाशुपत संप्रदाय का पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर, या कहें सिंगल मंदिर, पाशुपत संप्रदाय का अपने राजस्थान में एक ही मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर। और नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है आपके महामंदिर जोधपुर। ठीक है, चलो निर्माण कार्य ले लो साहब। कौन सा मंदिर है? एकलिंग जी का मंदिर। कहां पर बनवाया? नागदा कैलाशपुरी में बनवाया। बनवा दिए। क्या कोई सिक्का भी चलवाया क्या महाराज ने? चलवाया साहब। और किसका चलवाया है? सोने का। वजन कितना था उसका? 115 ग्रेन का। और हम कह सकते हैं कि मेवाड़ का पहला राजा है जिसने सोने का सिक्का चलवाया है, जो हमें अजमेर क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब सिक्का है तो सिक्के पर कोई आकृति भी होगी, तो आपको बताया था त्रिशूल है और कामधेनु है
और बैल है और दंडवत करता पुरुष है। ये दंडवत करता क्या होता है? कोई आदमी से वो यात्रा नहीं करते लोग, हाँ, लेट लेट के वो जाते रहते हैं कुछ आदमी, वो वाले दंडवत करता पुरुष। तो इससे क्या पता चलेगा कि कौन से महाराज को ज्यादा मानते हैं? ये भगवान शिवजी इनके आराध्य हैं। ठीक है, अच्छा, एक इसको हमने उपनाम भी दिलवाया था, भारत का चार्ल्स मॉर्टेल, आया याद? भारत का चार्ल्स मॉर्टेल। और किसने कहा है? सीवी वैद्य ने। किसने कहा है? सीवी वैद्य ने। और ऐसा माना जाता है कि बप्पा रावल, अब जब हम राजस्थान देखते हैं, ऐसा ही है ना अपना राजस्थान, और इसमें मेवाड़ किधर आएगा? यहां पे, चलो यहां मान लें। ऐसा कहते हैं कि साहब आक्रमण तो अपने भारत पे हमेशा इधर से हुए हैं, उत्तर पश्चिम से। ठीक है, ये भाई साहब इनको पीटते पीटते, मतलब यहां से पीटना शुरू किया है ना, पीटते पीटते यहां तक आ गए। अब आपको पता चल गया होगा कौन सी जगह है ये, हमारा बेस्ट फ्रेंड। हाँ, ना खुद शांति से रहता है। हाँ, भारत को अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई याद करता है तो कौन करता है? उसके सभी दुखों का कारण। हाँ, ठीक है, तो ऐसा मानते हैं कि बप्पा रावल ने अपना सैनिक ठिकाना पाकिस्तान में स्थापित करवाया था। और बप्पा रावल का जो सरनेम है रावल, उसी के नाम पर पाकिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है रावलपिंडी। तो ये जो रावलपिंडी है ना, पिंडी का मतलब होता है शहर, बप्पा रावल का शहर। ठीक है, तो रावलपिंडी को बप्पा रावल का सैनिक ठिकाना माना गया है। क्या माना गया है? सैनिक ठिकाना। इतना शक्तिशाली रहा है। फिर आपको इनकी एक वो कहावत सुनाई दी कि भाई मेवाड़ क्षेत्र में इनके बारे में ये कहा जाता है कि 32 हाथ की तो महाराज धोती पहनते हैं। बताया था कल आपको, एक झटका, 2 भैंसे गायब और 4 बकरे नाश्ते में। अब भाई साहब का नाश्ता 4 बकरे का है तो भोजन अपने आप देख लेना भाई। ठीक है, तो अब शुरू करें आप। बप्पा रावल 734 से 753। मैं लिखवा देता हूं, नहीं तो एक एक अक्षर देखना पड़ेगा। लिखो मूल नाम, शॉर्ट लैंग्वेज में लिखवा दूंगा, है ना। मूल नाम, मूल नाम कालभोज। कालभोज। लिखे गुरु, क्या नाम है इनके गुरु जी का? हारित ऋषि। हारित ऋषि, ब्रैकेट में लिखना पाशुपत संप्रदाय से संबंधित, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित। लिखे हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही, हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही, आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में मौर्य राजा मानमोरी, मौर्य राजा मानमोरी को पराजित कर, को पराजित कर चित्तौड़गढ़ को जीता, चित्तौड़गढ़ को जीता। अब 2 प्रश्न सुनिएगा भाई। पहला प्रश्न तो आपके लिए है कि चित्तौड़ को जीतने वाला मेवाड़ का पहला राजा कौन सा है? बप्पा रावल।
बता देंगे आप। दूसरा प्रश्न आपसे पूछें कि भाई बताओ चित्तौड़ को पहली बार राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का राजा, तो आपको नाम याद रखना है रावल जेत्र सिंह। मैं लिखवाऊंगा आगे आएगा, ठीक है। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला पहला राजा कौन रहेगा? जेत्र सिंह। और जीतने वाला कौन रहेगा? बप्पा रावल, ठीक है। आगे लिखो। हारित ऋषि के सम्मान में, हारित ऋषि के सम्मान में, सम्मान में बप्पा रावल ने, बप्पा रावल ने कैलाशपुरी, कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में, कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया, एक लिंग जी का मंदिर बनवाया, बनवाया, बनवा दिए। नेक्स्ट, बप्पा रावल मेवाड़ का प्रथम शासक था, बप्पा रावल मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने चांदी के, ओ सॉरी, जिसने सोने के, जिसने सोने के सिक्के चलवाए, सोने के सिक्के चलवाए। जिन पर, अच्छा वजन लिख लेना ब्रैकेट में, 115 ग्रेन। वजन कितना है इन सिक्कों का? 115 ग्रेन। और ये अजमेर से प्राप्त हुए हैं भाई, बप्पा रावल के सोने के सिक्के अजमेर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। लिखें, इन सिक्कों पर, इन सिक्कों पर त्रिशूल, त्रिशूल, कामधेनु, बैल, बैल को अपन नंदी भी कह सकते हैं ना, शिव जी का वाहन नंदी, बैल ब्रैकेट में नंदी। अरे सर ऐसे ही तो लिखते हैं नंदी, ऐसे ही। वो सर थोड़ा जगह कम थी तो मैंने बिंदी लगा दी, फिर दिखी नहीं होगी वो। ठीक है, अब ठीक है। दंडवत करता पुरुष, दंडवत करता पुरुष की आकृति बनी हुई है, की आकृति बनी हुई है। इतिहासकार सीवी वैद्य ने, इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को, बप्पा रावल को भारत का, भारत का चार्ल्स मॉर्टेल, चार्ल्स मॉर्टेल, एक ही नाम भी लिख लेना, मॉर्टेलादित्य, कहा है, मॉर्टेलादित्य कहा है। ठीक है, बप्पा रावल ने अपना सैनिक ठिकाना, बप्पा रावल ने अपना सैनिक ठिकाना
पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थापित करवाया था? पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थापित किया। रावलपिंडी में स्थापित किया। कर दिए? और क्या रहा है इसमें? हाँ जी, हाँ उपाधियां लिखे, बप्पा की उपाधियां या उपाधियां डायरेक्ट लिख लो। चाय भाई तो आप लोग पीते ही नहीं हो। हाँ जी, लिख लिया आपने? अब एक नोट लिखो आप। मेवाड़ शासकों की, नोट लिखना है, मेवाड़ शासकों की स्वतंत्रता प्रिय, स्वतंत्रता प्रिय प्रवृत्ति के कारण, स्वतंत्रता प्रिय प्रवृत्ति के कारण, मतलब इनको आजादी बहुत अच्छी लगती है भाई। स्वतंत्रता प्रिय प्रवृत्ति के कारण इन्हें हिंदुआ सूरज कहा जाता है। इन्हें हिंदुआ सूरज कहा जाता है। अब वैसे तो हिंदुआ सूरज एक उपाधि है जो किसकी है, और वैसे पूरे मेवाड़ के राजाओं को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको फ्रीडम पसंद है। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए, बप्पा रावल की समाधि, बप्पा रावल की समाधि कहां पर है? नागदा, उदयपुर। नागदा, उदयपुर। दो बातें और सुने आप, इसको पढ़ना देखिए क्या लिखा है। हाँ जी, जो गुरुजी ने कहा आशंका लेना, ठीक है, और आस्का लेना, मैं तो इसको शुरू से यही पढ़ता आया हूं, आस्का लेना, तो मेरे तो जबान पे वही चढ़ा हुआ है, इसीलिए मैंने आपसे पढ़वाया है, क्योंकि आप कहोगे आप अशुद्ध पढ़ रहे हो। तो वो जो आपने अभी पढ़ा ना, वो वाला है ना, आस्का लेना। आस्का लेने का मतलब क्या होता है समझना। मेवाड़ के शासक ये मानते हैं कि हम मेवाड़ के राजा नहीं है, समझना, राजा खुद ये मानते हैं कि हम राजा, हम तो केवल और केवल कर्मचारी हैं। तो फिर राजा कौन है? कि भाई राजा कौन है? और हम तो इनके दीवान है रे भाई। तो मतलब जब भी संकट आएगा तो हमारी रक्षा कौन करेंगे? एकलिंग जी। मान लो अचानक हमला कर दे, कर ही देते, पहले के जमाने में तो लोग ऐसे कर देते थे, हर कोई पुष्पावती थोड़ी होती है, चली जाती है अंबा माता की यात्रा पे। तो फिर पीछे से सारी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? अब मैं इसको लाइन में बना रहा हूं, है ना। जब भी कभी राजधानी पर हमला हो, राजधानी को एकलिंग जी के भरोसे छोड़कर जाया जाए, तो इस प्रथा को कहते हैं आस्का लेना। समझ गए? मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, ठीक वैसे ही जैसे जयपुर के राजा अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे कि हम यहाँ के राजा नहीं है, गोविंद देव जी हैं यहाँ के तो राजा, जो भी कुछ करेंगे ये गोविंद देव जी करेंगे। ठीक है, तो ये प्रथा, कौन सी प्रथा? की कोई आक्रमण हो, कोई संकट हो, हम राजधानी को छोड़ देंगे, राज्य को छोड़ देंगे, पीछे से कौन संभालेगा राज्य? एकलिंग जी। इसको कहेंगे आस्का लेना। ठीक है, लिखे आस्का लेना।
मेवाड़ शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। एकलिंग जी का दीवान मानते थे। विदेशी आक्रमण की स्थिति में राजधानी को एकलिंग जी के भरोसे छोड़ दिया जाता था। हाँ जी, राजधानियों का क्रम आपको सीधा सा लिखना है, ठीक है। सबसे पहली राजधानी कौन सी रहेगी? नागदा से क्या बनेगी? आहड़। फिर आहड़ से बोलो, और फिर अब इसी में एक एक लाइन और ऐड कर लें कि किस किसने बनाई है। ये तो स्टार्टिंग से ही चलेगी, ठीक है। आहड़ को किसने बनाया था? तो आहड़ को बनाया है आपके आलूराव ने, अल्लट, जो भी आने वाला है, ठीक है। चित्तौड़ को किसने बनाया? रावलजेत्र सिंह, ठीक है। और उदयपुर को महाराणा। अब ये उदय सिंह फर्स्ट है कि सेकंड है? ये महाराणा प्रताप के पापा है भाई, सेकंड, जिन्होंने उदयपुर को बसाया है। आप लिख लेंगे ऐसे कैसे? खाली आप यहीं तक का लिखना है ना। हाँ जी, तो देखो, बप्पा के बाद के इतिहास की हम बात करें, यह आपने लिख लिया। बप्पा के बाद के प्रमुख शासकों में एक नाम मिलता है हमें, खुम्माण प्रथम का। अब ये खुम्माण प्रथम कौन है? इसने भी बप्पा की तरह मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराया है। बप्पा ने भी हराया और इसने भी हराया है, ठीक है। अब यहां से यहां के बीच में, या कहें बप्पा के बाद मेवाड़ का गुहिल वंश किनके कंट्रोल में आ चुका है? गुज्जर प्रतिहारों के कंट्रोल में आ चुका है, या फिर इनका सामंत बन चुका है। गुज्जर प्रतिहारों की इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली है, और गुज्जर प्रतिहारों से इन्हें स्वतंत्र कराने वाला कौन था? भरतभट्ट। सीधा फैक्ट टू फैक्ट चलेंगे अपन, ठीक है। फिर हमारे लिए एक बढ़िया जो राजा रहेगा वो कौन रहेगा? अल्लट। अब अल्लट के काल की सबसे प्रसिद्ध घटना कि भाई हरिया देवी, हाँ ज्यादातर तो इसी को मानते हैं, क्योंकि हरिया देवी का जो वंश है वो है हूण। फैमिली बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो बाइकास्ट हूण है भाई,
और रहने वाली कहाँ की है? सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए थे अपन भारत के रहने वाले, भारत में राजस्थान के, राजस्थान में मेवाड़ के। तो अपने लड़के ने इंटरनेशनल शादी कर ली भाई। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया है? किसके साथ किया है? और कौन से वंश की हैं? हूण राजकुमारी हरिया देवी। इस हरिया देवी ने एक गांव बसाया था, उस गांव का नाम है हर्षपुर। याद रहेगा, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। मैथ की तरह तीनों में सेम चल रहा है। ठीक है, फिर आगे की बात करें कि अल्लट के काल में ही मेवाड़ में क्या शुरू हुई थी? सामंतवाद, या कहें नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। कि मेवाड़ में सामंतवाद की शुरुआत हम किसके काल से देखते हैं? अल्लट के काल से। अल्लट के काल में ही एक घटना और घटी कि आहट एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर गया है और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया है? आहड़ को। लेकिन क्या आहड़ को उस समय आहड़ ही कहा जाता था? आपने तो सभ्यता पढ़ ली है, आहड़ भी रही होगी उसमें। हां, उस समय इसको कहा जाता था आघाटपुर। ठीक है, इसने राजधानी बना ली। फिर इसी क्रम में कि राजस्थान का प्रथम वराह मंदिर, प्रथम वराह मंदिर वो किसने बनवाया था? अल्लट ने बनवाया है। और वो कहां बनवाया है? आपके आहड़ उदयपुर में बनवाया है। राजस्थान का प्रथम वराह मंदिर किसने बनवाया है? अल्लट ने। अब अल्लट के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी मिली। पुराणों और ख्यातों में इसको क्या कहा गया है? आलूराव। किस नाम से पुकारा गया है? आलूराव के नाम से। फिर इसके बाद के उत्तराधिकारियों में हमें एक नाम मिलता है शक्ति कुमार का। किसका नाम मिलता है? शक्ति कुमार का तो शासनकाल भी मिलेगा 973 से 993। अब इस काल में क्या हो रहा है कि ये जो आपका मेवाड़ है, देखो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां अगर आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा मध्य प्रदेश रहेगा आज भी। उस समय ये मालवा कहलाता था। इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? मालवा, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है। यहां पर एक वंश रहेगा जिसको आप कहेंगे परमार। ठीक है, इधर आपका एक वंश है जिसको आप कहेंगे चालुक्य या सोलंकी, अहिलवाड़ा के चालुक्य। ठीक है, अच्छा हो क्या रहा है कि यहां पर परमारों का एक राजा है जिसका नाम है मुंज। ठीक है, अब पहले के राजा तो आपको पता है बिना बात के लड़ मरते थे जीतने के लिए। तो मुंज ने किस पर हमला कर दिया? आपके शक्ति कुमार पर। और उसने नागदा को जीता और नागदा में एक तालाब बनवा दिया जिसका नाम है मुंज सागर। ठीक है, तो मुंज सागर तालाब कहां बना हुआ है और बनवाने वाला कौन था? और वो कौन से वंश से हैं? परमार वंश से। अब मुंज के बाद के उत्तराधिकारियों में नाम मिला सिंधुराज, और सिंधुराज के बाद बना भोज। तो हमारे भारतीय इतिहास में एक कहावत है, आप सभी ने सुन रखी होगी, कहां राजा भोज कहां गंगूतेली। सुनिए, ये वही राजा भोज है। इसी के काल में मालवा की धारा नगरी भारत में विद्या का, सरस्वती का सबसे प्रसिद्ध केंद्र बनी थी। तो अब नागदा पर और आहड़ पर किसका अधिकार हो गया है? परमारों का। तो फिर अब मुंज के बाद किसका अधिकार रहेगा? इसने बनाया मुंज सागर तालाब, भोज ने बनाया भोजसर तालाब। बनवा दिए। साथ ही यहां पर एक मंदिर बनवाया गया, त्रिभुवन नारायण मंदिर। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है भाई, त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका एक दूसरा नाम है समिधेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर किसने बनवाया था? भोज ने।
बाद के काल में मेवाड़ में एक राजा हुए महाराणा मोकल, आप सभी ने नाम सुना होगा। महाराणा मोकल ने, अच्छा ये दोनों मंदिर एक ही मंदिर के दो नाम है। इस मंदिर की मरम्मत का जो कार्य है वो करवाया मोकल ने, तो इस मंदिर का नाम क्या हो गया? मोकल मंदिर। बाकी ये मंदिर बनवाया किसने है? भोज ने बनवाया है, या परमार राजा भोज ने बनवाया है। लेकिन परमारों की सत्ता के बाद में इस वाले हिस्से पर, पूरे हिस्से पर किसका अधिकार हो गया? और चालुक्यों ने आहड़ को समाप्त कर दिया, या कहें आहड़ पर इतने आक्रमण किए कि वहां पर रेत के टीले बने और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब आहड़ लगभग पूरा समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी राजधानी तो वही है। बाद के काल में आप देखोगे हम आ गए सीधे 1158 में। रण सिंह के हैं दो लड़के। कितने लड़के? एक लड़के का नाम है शेम सिंह। 1158 में शेम सिंह एक उपाधि के साथ में गद्दी पर बैठा जिसको कहते हैं रावल, और यहां से मेवाड़ में शुरू हो गया रावल वंश। कौन सा वंश? और ये रावल वंश आपके 1158 से लेके 1303 तक चलेगा। इसीलिए आपने पढ़ा होगा महाराणा हम्मीर तो पढ़ते हैं, लेकिन कभी महाराणा रतन सिंह नहीं पढ़ते हैं। पद्मनी के पति को रावल रतन सिंह कहते हैं, महाराणा शब्द नहीं लगाते उसके साथ में, क्योंकि वो रावल शाखा से हैं। तो इस रावल वंश का पहला राजा तो कौन हो जाएगा? शेम सिंह। और अंतिम राजा कौन रहेगा? रतन सिंह, 1303 में। ठीक है, अब आपको बताया कि रण सिंह खुद तो बिलोंग करते हैं कौन से वंश से? गोहिल वंश से। अब इसी के एक लड़के ने कौन सी शाखा चला दी? रावल चला दी। और आपको बताया कि इसके दो लड़के, तो फिर दूसरा छोरा भी बताना पड़ेगा आपको। और इसके दूसरे लड़के का नाम था राहप। अच्छा, पहले होता क्या था कि पगड़ी तो बड़े बेटे की बन जाती थी, राजपाट तो एक को मिल जाता था, फिर छोटे वाले को क्या मिलता था? छोटे वाले को गांव दे दे, भाई तू जा वहां जाके आराम कर आराम से। तो इस राहप को एक गांव दिया गया जिसका नाम था सिसोदा, और ये जाके रहने लगा यहां पर किस नाम से? राणा राहप के नाम से रहने लगा। ठीक है, और जैसे ही 1303 में रतन सिंह लड़ते हुए मारा जाएगा, इसी सिसोदे गांव का एक सामंत है जिसका नाम है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ में लड़ता हुआ मारा जाएगा। वो और उसके 7 पुत्र सब मर जाएंगे, लेकिन इसके एक लड़के का पुत्र है जो अभी भी जीवित है, यानी इसका पोता, जिसे आप हम्मीर के नाम से जानते हैं। वही हम्मीर चूंकि कौन से गांव का है, इसीलिए 1326 में जैसे ही हम्मीर गद्दी पर बैठेगा, कौन सा वंश चलेगा आपके? सिसोदिया वंश, जो महाराणा के नाम से चलेंगे आपके। तो वंश तो एक ही है, गुहिल, लेकिन इसकी 2 शाखाएं हैं। इसीलिए आपको गुहिल पढ़ाते समय एक लाइन कही गई थी कि गुहिल वंश भारत का ही नहीं पूरे संसार का एकमात्र ऐसा वंश है जिसने एक ही भू क्षेत्र पर सबसे ज्यादा समय तक शासन किया है। लगभग 1400 वर्षों तक, आजादी तक इन्हीं का शासन रहा है। महाराणा भूपाल सिंह एकीकरण के समय वही थे, तो आप देख लो स्थापना से लेके वही है, बीच में कोई इंटरफेयर नहीं है। ठीक है, लिखो बप्पा के उत्तराधिकारी कमजोर रहे। बप्पा के उत्तराधिकारी कमजोर रहे, कमजोर रहे, और अब गुहिलों पर गुर्जर प्रतिहारों का नियंत्रण हो गया। गुर्जर प्रतिहारों का नियंत्रण हो गया। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहारों से
स्वतंत्र होने वाला प्रथम गुहिल शासक कौन है? भट्ट। अच्छा, गुज्जर प्रतिहार हो गए क्या आप लोगों के? नहीं हुए क्या? कोई बात नहीं, फिर भी सुन लो कि गुज्जर प्रतिहारों ने एक समय के लिए राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक हैं सबको अपना सामंत बना लिया था। तो हर वंश के साथ में लाइन फंसती है कि भाई उनसे अलग होने वाला पहला राजा कौन है? तो भाई आपके अजमेर के चौहान तो हो गए, तो फिर अजमेर के चौहान भी तो उनके सामंत रहे थे। तो अजमेर के चौहानों में पहला राजा जिसने गुज्जर प्रतिहारों से संबंध तोड़े हो वो गुवक प्रथम है। ठीक है, और यहां पर पहला कौन है? भट्ट। लिखे, खुम्माण प्रथम ने भट्ट था, बस लाइन खत्म। हाँ, खुम्माण प्रथम ने मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया। कर दिए। अब आप टॉपिक बना लीजिए अल्लट। अब इसके बारे में लिखेंगे, अल्लट के बारे में। अल्लट अच्छा, 10वीं सदी में रहा है अल्लट। ठीक है, आप समय लिखना चाहे तो 10वीं सदी कर लीजिए। अल्लट लिखें, पुराणों और ख्यातों में इसे आलूराव कहा गया है। पुराणों और ख्यातों में इसे आलूराव कहा गया है। हाँ जी, आलू प्लस राव, आलूराव कहा गया है। मेवाड़ में पहली बार सामंतवाद ऑब्लिक नौकरशाही ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो ब्यूरोक्रेसी भी लिख सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत अल्लट के काल में ही हुई। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम वराह मंदिर अल्लट ने ही बनवाया था। आहड़ में अल्लट ने ही बनवाया था। वैसे कितने वराह मंदिर होंगे राजस्थान में? बात कर ले अपन 2 मिनट के लिए। कितने होंगे आपके हिसाब से? 2, 4, 5, 8, 10? एक ही है? एक अजमेर में है। अच्छा, वहां वराह नगरी है। अच्छा, देखो ऐसे कुछ नया सीखने को मिलेगा मेरे को भी। हाँ गुरुजी, वो वराह नगरी है। आपने तो मंदिर बताओ, नगरी बताओ, कुछ भी बताओ, लेकिन बताओ। 3 है। चित्तौड़ में कहाँ है यार?
चित्तौड़ में तो नहीं है, अजमेर में तो है। और उसको भी जहांगीर ने तुड़वा दिया था, जहांगीर ने तुड़वा दिया था, बाद में सवाई जयसिंह ने उसको वापस से पुनर्निर्माण करवाया। तो दो ही है, एक अरणोराज ने बनवाया है अनाजी, और एक आपके अल्लट ने। अब पहला इसलिए क्योंकि अल्लट का काल पहले आता है, अनाजी का तो बहुत बाद का काल है। ठीक है, दो ही है। चलो लिखें, राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, तो मंदोदरी विदेशी थोड़ी है। हाँ, तो राजस्थान में कैसे हुए कि मंदोदरी मंडोर से है, इस तरह से बता रहे हो आप। अब हो सकता है शायद वर पक्ष की तरफ से लिखा गया हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि भाई वर पक्ष को रखा गया हो। वैसे तर्क तो सही है कि भाई मंदोदरी का भी तो हुआ था। हाँ, लेकिन कहने का अर्थ है भाई शादी तो हुई थी, लेकिन वर पक्ष को ध्यान में रख के लिखो भाई आगे। कहां पहुंचे? राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से किया, जिसने हर्षपुर गांव बसाया। हाँ जी, हर्षपुर, जयपुर वाला पुर, हर्षपुर गांव बसाया। ठीक है, आगे लिखें, आहड़ को पहली बार राजधानी अल्लट ने ही बनाया। अल्लट ने ही बनाया, बना दिए। तथा आहड़ को व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्धि, आहड़ को व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्धि अल्लट के काल में ही मिली। आहड़ को व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्धि अल्लट के काल में ही मिली। अल्लट के काल में ही मिली। अल्लट के काल में ही मिली, मिल गई। अब लिखो शक्ति कुमार। 973 से 993, 973 से 993, 93, 3.5 तक हूं मैं। ये वाला, हाँ तो सही बोला ना, 93 लास्ट में ये वाला बोला। अच्छा, 977 से क्या बोला मैंने पहले? 73 बोल दिया। आप ये माने 977 से 993 तक। ठीक है, 977 से 993 तक। हाँ, लिखे भाई, इसके काल में परमार राजा मुंज ने मेवाड़ पर अधिकार किया। परमार राजा मुंज ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया।
तथा नागदा उदयपुर में, नागदा उदयपुर में मुंज सागर तालाब बनवाया, मुंज सागर तालाब बनवाया, तालाब बनवाया। परमार राजा भोज ने, परमार राजा भोज ने भोजसर तालाब बनवाया, भोजसर, भोजसर तालाब बनवाया। हाँ जी, नागदा में ही है। तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राजा भोज ने समिधेश्वर महादेव मंदिर, समिधेश्वर महादेव मंदिर, समिधेश्वर महादेव मंदिर। दूसरा नाम लिख लो, त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। एक ही मंदिर है, एक ही नाम है, ये भी बोलते हैं इसको और ये भी बोलते हैं, त्रिभुवन नारायण मंदिर या समिधेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है। क्या हुआ? हाँ तो क्या हुआ? त्रिभुवन नारायण कौन है? जिसके 3 आंखें हो। अच्छा, वो नारायण आ गए इसलिए कि ये महादेव जी का नाम आ गया और अब विष्णु जी आ गए। मरम्मत करवाई है उसने खाली। नहीं नहीं, हाँ सही है, मरम्मत करवाते हैं तो कुछ ना कुछ तो इनोवेशन तो करवाते ही। अपन अपन घर पे ही कोई काम करवाते हैं, चल रे भाई ये टूट फूट है, चल इसको भी लगे हाथ करवा दो। ऐसा तो कहीं उल्लेख नहीं है। आप कौन सी पुस्तक को पढ़ रहे हो गुरुजी? मतलब अच्छा, सुना हुआ है, फिर सही है, फिर आपकी गलती नहीं है। और उसका कारण है कि लाइन प्रश्न बनता नहीं है तो कहने में क्या ही जाता है, अभी मैं हाँ कर लूंगा, आप उसको रट लोगे। बाकी सत्य दोनों नाम एक ही है। बाकी इसका लिखित रूप में कहीं साक्ष्य नहीं कि भाई मोकल ने इसको नाम दिया है। केवल ये मिलता है कि मोकल ने इसका मरम्मत कार्य करवाया, इसलिए इसको मोकल मंदिर कहते हैं। वर्तमान में इस मंदिर का नाम भी मोकल मंदिर है क्योंकि मोकल ने इसका पुनर्निर्माण कार्य करवाया है। महादेव जी का है, मैंने साक्षात दर्शन कर रखे हैं इसके, तो इस बात की तो गारंटी है। हाँ, लिखे त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया, जिसका मरम्मत कार्य, जिसका मरम्मत कार्य, मरम्मत कार्य महाराणा मोकल द्वारा करवाया गया, महाराणा मोकल द्वारा करवाया गया। इसी कारण वर्तमान में इस मंदिर को मोकल मंदिर भी कहा जाता है। मोकल मंदिर भी कहा जाता है। लिखें, परमारों के बाद, परमारों के बाद
मेवाड़ पर गुजरात के चालुक्यों का प्रभाव स्थापित हो गया। लिखें 1158 में 1158 में रण सिंह के पुत्र श्याम सिंह ने मेवाड़ में रावल वंश की स्थापना की। रणसिंह का एक अन्य पुत्र, क्या नाम है? रणसिंह का एक अन्य पुत्र राहप सिसोदे गांव में राणा की उपाधि के साथ रहने लगा। तो अब आप हेडिंग क्या लिखेंगे? रावल वंश। और रावल वंश कब से कब तक चलेगा आपके? 1303 तक। ठीक है। अब रावल वंश का आपके संस्थापक आप किसको मान रहे हो? हाँ जी, रावल श्याम सिंह। और इसका अंतिम राजा, अंतिम शासक रावल रतन सिंह, हस्बैंड ऑफ रानी पद्मिनी। आ गई मतलब अब, है ना? रतन सिंह। अब देखो, राजाओं के नाम सुनो भाई, सबके आगे अपने को रावल लगाना है। रावल श्याम सिंह, रावल सामंत सिंह, ये वाला तो आप छाप लीजिए। सामंत सिंह, रावल कुमार सिंह, रावल पदम सिंह, रावल जेत्र सिंह, फिर हम ले लें जेत्र सिंह के बाद में रावल तेज सिंह, फिर आ जाओ रावल समर सिंह, और फिर ले लो रावल रतन सिंह। ठीक है। अब इन सब का समय भी पता होना चाहिए अपने को, खाली आपको यहां तक का छापना है, बाकी का तो मैं लिखवाऊंगा आपको। ठीक है। इसका समय क्या रहेगा? 1158 से 72 तक, ये 1172 से 79 तक, ये 79 से 87 तक, ये आपके 92 से लेकर 1213 तक, 1213 से 1253, और ये आपके 1253 से 1273, 1273 से 1302,
ये पूरी वंशावली आ गई। ठीक है, छापो तो छाप लो। वैसे तो आपको मैं लिखवाऊंगा ये सारे नाम, फिर भी आपको सीक्वेंस के लिए अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। हाँ जी, हाँ ये वाला, इसके बाद क्या हुआ बताऊंगा। ये वापस आएगा, ये वापस आएगा। इसको पहले भगाएंगे, फिर वापस लाएंगे, और फिर इसको तराइन के दूसरे युद्ध में लड़वाएंगे पृथ्वीराज थर्ड की तरफ से, और ये लड़ते हुए मारा जाएगा। लेकिन जब आप मार्केट की अधिकांश किताबों के देखोगे तो उसमें लिखा रहता है कि समर सिंह पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। अरे भाई 1192 में तराइन का युद्ध हुआ है, ये भाई साहब 1302 में मरेंगे। कोई आदमी 100 साल से ज्यादा जिंदा रहा है क्या? ये है वो, इसको लाएंगे अभी। देख लो, आप लोगों ने तो नहीं पकड़ा, मैडम ने पकड़ लिया भाई, इसमें से ये साल गायब है। हो गया। तो शुरू करें अब हमारी कहानी। तो देखो, अभी आपने क्या सुना आपने कि भाई रण सिंह के 2 छोरे हैं। छोरे समझते हो ना? हाँ, मतलब 2 लड़के हैं। एक लड़का तो बन गया राजा और एक लड़का चला गया सिसोदे गांव में। ठीक वैसे ही, ऐसे ही सुन लो, बाद में लिख लेना कि ये जो समर सिंह है ना, इस समर सिंह के भी हैं 2 छोरे। एक छोरा तो बन गया राजा और एक छोरा चल गया आउट ऑफ इंडिया, नेपाल, और उसका नाम था कुंभकर्ण। उसने वहां जाकर रावल वंश की स्थापना की। अरे भाई, तो आप ऐसे याद रखना कि नेपाल में रावल वंश की स्थापना किसने की थी? कुंभकर्ण ने। ये भी लिखवाएंगे आपको, ठीक है। अब अपने काम की बातें, सीक्वेंस तो आपने बना ही लिया है। अभी देखना, अपन पलक झपकते आएंगे यहां पे। अब आपके पास सन है, तो आप बता सकते हो कि मेवाड़ का राजा कौन था जब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, या भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय राजा कौन था? बता सकते हो इसमें से अपने आप ही? पदम सिंह उसका उत्तर होगा, क्योंकि 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। ठीक है, देखो इसके बारे में ज्यादा कुछ तथ्य है नहीं, सीधा इस पे आते हैं सामंत सिंह पे। सामंत सिंह का झगड़ा हो गया। देखो भाई, आपने अजमेर के चौहान पढ़े होंगे, तो उसमें आपने ऐसा पढ़ा होगा कि अजमेर के चौहान राजा वाकपति राज सेकंड ने मेवाड़ के राजा अंबा प्रसाद को हराया, और इसी के छोरे ने नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना की। ये वाला इलाका आपका मेवाड़ हो गया, इस हिस्से में आपका मेवाड़ है, और यहां पर आपका नाडोल पाली है। नाडोल पाली में एक राजकुमार है, चूंकि आपने जो बाद में जालोर में चौहान वंश की स्थापना करेगा, कीर्तिपाल, लक्ष्मण चौहान का छोरा। इस कीर्तिपाल की सगाई तय हुई अजमेर के राजा की बहन के साथ, और राजा थे पृथ्वीराज। पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान, 3 हुए पृथ्वीराज। कौन सा लिखूं? कि लिख दो तीसरा। पृथ्वीराज सेकंड की बहन पृथ्वीबाई। अच्छा, आजकल तो विवाह होते हैं, पता नहीं क्या क्या देख देख के कर लेते हैं। नौकरी भी देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं आजकल। तो पहले तो
उसकी संपत्ति वगैरह देखते हैं, भाई लोकेशन क्या है। ठीक है, पहले के जमाने में कैसे करते थे शादी, राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते थे कि अगर मैंने इसको यहां पे किया ना, इससे शादी की, तो कभी भी मेरा झगड़ा हुआ इधर तो ये सेना लेके चलेगा मेरे साथ या मेरी सहायता करेगा। तो इसकी सगाई तय हुई किसके साथ, सामंत सिंह के साथ। तो इस बात से नाराज हो गया कीर्तिपाल, और कीर्तिपाल ने हमला कर दिया सामंत सिंह पर। ठीक है, लेकिन आप जानते हो मियां बीबी राजी तो क्या करेगा जी, शादी हो गई, थोड़ा गुस्सा ज्यादा हो गया, गुस्सा ज्यादा हुआ तो आक्रमण कर दिया। आक्रमण जैसे हुआ तो ये भाई साहब भागकर नीचे की तरफ आ गए। अब नीचे ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, वागड़, और वागड़ में इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की है। तो वागड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन रहेगा आपके, सामंत सिंह। और इसकी जो राजधानी रहेगी, इसकी राजधानी का नाम था वटप्रदक, जिसको आप वर्तमान में बड़ौदा के नाम से जानते हैं। बड़ौदा गुजरात में है भाई। तो इसका मतलब क्या माने कि इसका जो राज्य था वो इतना बड़ा था, यहां तक फैला हुआ था। ठीक है, इसको तो भगा दिया, तो फिर पीछे से गद्दी पर कौन बैठेगा, कुमार सिंह, इसका भाई बैठेगा। जैसे ही कुमार सिंह बैठा तो कुमार सिंह के सामने सबसे पहली समस्या क्या है कि अपने भाई की हार का बदला लेना। ठीक है, और किसने हराया उसको, कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को मेवाड़ से बागड़ भगा दिया। तो कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को नाडोल से सीधा जालोर भगा दिया, और ये जाके जालोर में चौहान वंश की स्थापना करेगा 1181-82 में। यही है आपका सन। बदला ले लिया। 87 में महाराज की मृत्यु हो गई, लेकिन कोई संतान नहीं है, तो कहे बुला लो फिर बड़े भैया को। बड़े भैया फिर से आ गए। सामंत सिंह मतलब कितनी बार चला गया, 2 बार। अब जैसे ही गया, यहां पर परिस्थितियां चेंज हो चुकी है। क्या हुआ परिस्थितियों में कि अब राजा पृथ्वीराज सेकंड नहीं, अब पृथ्वीराज थर्ड है। और आपको पता होगा कि पृथ्वीराज थर्ड का जो सबसे कट्टर दुश्मन था, राजा जयचंद तो था ही, लेकिन साथ में उसके पिता का हत्यारा गुजरात के चालुक्य वंश का राजा भी है। तो वो गुजरात के चालुक्यों को अपने कंट्रोल में करना चाहता है कि भाई किसी तरह से मैं गुजरात वालों को शांत रखूं। तो एक तो इसका राज्य कहां तक फैला हुआ है, बड़ौदा गुजरात तक। ऊपर से अगर मेवाड़ भी मिल जाए अपने को तो अच्छी बात होगी कि नहीं होगी, होगी। तो पृथ्वीराज थर्ड ने अपनी बहन, देखो सेकंड ने भी अपनी बहन की शादी करवा रखी है, थर्ड ने भी अपनी बहन की शादी करवाई है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पृथ्वीराज सेकंड की बहन पृथ्वीबाई, पृथ्वीराज थर्ड की बहन प्रभाबाई, दोनों की शादी किसके साथ हो गई, सामंत सिंह के साथ। और फिर युद्ध हुआ आपके कौन सा, तराइन का दूसरा युद्ध। और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से लड़ते हुए कौन मारा जाएगा, सामंत सिंह। चैप्टर खत्म। फिर आ जाओ आप, अगला राजा कौन रहेगा, रावल पदम सिंह। और इसी के समय भारत में किसकी स्थापना होगी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। किसके काल में, पदम सिंह के काल में। और पदम सिंह के बाद इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन रहेगा, जयद्रथ सिंह। यहां तक की 4-5 लाइनें लिख लो। ये थोड़ा अच्छा राजा है, इसके बारे में ज्यादा लिखना होगा अपने को। ठीक है, लिखो। इसका तो नाम लिख के छोड़ दो, इतना ही काम किया है इसने तो बस। संस्थापक में आ गया ना इसका नाम। अब आप लिखो रावल सामंत सिंह। रावल सामंत सिंह 1172 से कितना, 79 है ना, 79, 79। लिखें, पृथ्वीराज सेकंड की बहन, पृथ्वीराज सेकंड की बहन 15-20 मिनट और लो। ला रहा है तो चाहिए, ये तो ले जाओ। पृथ्वीराज सेकंड की बहन पृथ्वीबाई से विवाह के कारण
नाडोल के चौहान राजकुमार विवाह के कारण नाडोल के चौहान राजकुमार कीर्तिपाल ने शुरू से बोल दूं एक बार। चौहान राजकुमार कीर्तिपाल ने सामंत सिंह पर आक्रमण कर उसे मेवाड़ से भगा दिया। दोबारा बोलूं स्टार्टिंग से, कीर्तिपाल से आगे। कीर्तिपाल ने आक्रमण कर उसे मेवाड़ से भगा दिया। भगा दिए, कोई दिक्कत नहीं हुई, तुम्हें गाय को होगी भाई, ठीक है। सामंत सिंह ने वागड़ क्षेत्र में अब रुक जाओ, देखो सारे प्रश्न कोई टीचर नहीं लिखवा सकता, ना मैं लिखवा सकता हूं ना कोई और लिखवा सकता है। कुछ प्रश्न आपको यहां से भी करने होंगे, कुछ क्या वैसे तो सारे यहीं से करने हैं, है ना। अब वागड़ क्षेत्र में आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा आएंगे क्या? आ जाएंगे। आप डूंगरपुर बांसवाड़ा के किसी भी राजा का नाम लेके देख लो, उनके साथ में आपको रावल दिखाई देगा, महारावल। वो अपने आप को महारावल क्यों कहते हैं? क्योंकि सिसोदिया उनसे छोटे रह जाएंगे। सिसोदिया तो बाद के हैं और रावल पहले के हैं, इसलिए उनकी उपाधि क्या रहेगी? महारावल, कि हम बड़े हैं, तुम तो छोटे हो हमसे, ठीक है। यह है कारण इनको महारावल कहलाने का, ठीक है। वागड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी क्या है? वटप्रदक ब्रैकेट में बड़ौदा थी। वटप्रदक ब्रैकेट में बड़ौदा थी, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड की बहन प्रभाबाई का विवाह भी पृथ्वीराज थर्ड की बहन प्रभाबाई का विवाह सामंत सिंह से हुआ। सामंत सिंह तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ते हुए मारा गया। लिखे रावल कुमार सिंह। कुमार सिंह 79 से 87। इसमें लिखना, नाडोल के कीर्तिपाल को हराकर सामंत सिंह की हार का बदला लिया। किसने?
हारकर या हराकर, हराकर ही लिखा है ना। हाँ, अब लिखो रावल पदम सिंह, तो एक एक लाइनों के राजा है ये तो। रावल पदम सिंह, पदम सिंह 1192 से 1213, इसी के काल में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। हो गई। अब लिखो रावल जेत्र सिंह, रावल जेत्र सिंह, शासनकाल लिख लीजिएगा 1213 से 1253, 53, 1213 से 1253। सुनो भाई, रावल जेत्र सिंह, शासनकाल क्या रहा 1213 से 1253। आपके पास सभी के शासनकाल लिखे हुए हैं ना। क्या सबसे लंबा शासनकाल इसी का है क्या गुहिल वंश में? इसी का है। सुनो भाई, एक तो इतिहासकार हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा, नाम सुना होगा आपने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं? रावल जेत्र सिंह के काल को कहते हैं। एक इस भाई साहब की उपाधि है, उपाधि है रणरसिक। रणरसिक का मतलब क्या है? युद्ध का प्रिय, कि जिसको युद्ध बहुत अच्छे लगते हैं। अब ऐसी आपके दो उपाधियां हैं, एक तो है आपकी रणहस्तीन, जो गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज की है। रणहस्तीन किसकी है? वत्सराज की। और रणरसिक जेत्र सिंह की। और राणो रासो आपके महाराणा कुंभा की। ठीक है, रणहस्तीन आपके किसकी है? वत्सराज। और रणरसिक जेत्र सिंह की है। आगे सुनो। अब वैसे अगर काउंटिंग करोगे ना दिल्ली सुल्तानों की, तो 6 दिल्ली सुल्तानों का समकालीन है। लेकिन आरपीएससी ने अपने पूर्व के प्रश्न पत्रों में एक प्रश्न में इसका उत्तर क्या माना कि ये भाई साहब 7 दिल्ली सुल्तानों के समकालीन है। तो आपको यह भी याद रखना है कि भाई 7 दिल्ली सुल्तानों का समकालीन कौन है? जेत्र सिंह है, मेवाड़ शासकों में। ठीक है, फिर क्या किसी के साथ इसका झगड़ा भी हुआ है क्या? कि भाई हुआ है, तो फिर युद्ध कराओ भूताला का युद्ध। कौन सा ताला? भूताला का युद्ध। अब भूताला का युद्ध कब हो रहा है आपके? 1227-28 में। किस किस के बीच हो रहा है? जेत्र सिंह। और सामने कौन है? दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश। जीतेगा कौन? बताओ परिणाम क्या निकलेगा? जेत्र सिंह विजयी रहा। और ये इस पूरे राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजा है जिसने इल्तुतमिश को किसी युद्ध में हराया हो। यानी इल्तुतमिश को सैनिक हार देने वाला कौन है? आपका जेत्र सिंह है। और इस युद्ध की जानकारी आपको किसमें मिलेगी? एक पुस्तक है हम्मीर मद मर्दन। हम्मीर मद मर्दन।
पुस्तक का लेखक कौन है? जय सिंह सूरी। ठीक है। अब आप कहेंगे कि साहब हम्मीर तो वो पढ़ा है हमने, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार तिरिया तेल हम्मी रट चढ़े ना दूजी बार। कमिटमेंट का पक्का, एक बार कमिटमेंट कर दे तो अपने आप की भी नहीं सुनता। ये वो वाला हम्मीर नहीं है। इस पुस्तक में हम्मीर किसको कहा गया है? ये ध्यान रखना, इस पुस्तक में हम्मीर कहा गया है इल्तुतमिश को, क्योंकि जिद लेके बैठा है कि भाई मैं मेवाड़ को जीतूंगा, लेकिन जीत नहीं पाया है। ठीक है। इसके अलावा 1248 में जब दिल्ली सुल्तान है आपके नासिरुद्दीन महमूद, इसने भी मेवाड़ पर हमला किया, लेकिन जेत्र सिंह ने इसको भी हरा दिया। ठीक है। जेत्र सिंह के प्रसिद्ध सेनापतियों में आपको किस किस के नाम याद रखने हैं? सेनापति एक का नाम बहुत अच्छा है, पढ़ते ही याद हो जाएगा। ठीक है। दूसरे का तो इससे भी सीधा है, तीसरा वाला थोड़ा टेढ़ा है ना। तलारक्ष पमराज। ठीक है। हर युद्ध किसी ना किसी सेनापति की वीरता के साथ में जुड़ा हुआ है। तो फिर भूताला के युद्ध में भी कोई सेनापति रहा होगा। भूताला के युद्ध में तलारक्ष पमराज लड़ते हुए मारा गया। ठीक है। इस युद्ध में इसकी ओर से लड़ते हुए कौन मारा जाएगा? वैसे तो और भी मारे जाएंगे, लेकिन अपने लिए सेनापति के रूप में कौन मरेगा? तलारक्ष पमराज। यहां तक का लिख लेते हैं। चाय वाय तो आप लोग पीते ही नहीं हो, लिखो। हाँ जी, रावल जेत्र सिंह 1213 से 1253। इसके शासनकाल को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है। गोल्डन पीरियड, स्वर्णकाल कहा है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है। लिखे उपाधि रण रसिक, युद्ध का प्रिय, रण रसिक। नेक्स्ट लिखे, यह 7 दिल्ली सुल्तानों का समकालीन था। सात दिल्ली सुल्तानों का समकालीन था। लिखें, प्रसिद्ध सेनापति बालक मदन तलारक्ष पमराज। लिख लिए? हेडिंग बनाओ, भूताला का युद्ध। कौन सा ताला? भूताला का युद्ध 1227-28। अब इसका मतलब तो समझिए, शॉर्ट में लिख लेंगे अपन ऐसे।
हो गया। लिखें इस युद्ध की जानकारी, इस युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी की पुस्तक, जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन में मिलती है। इसमें हम्मीर किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है। नेक्स्ट, जेत्र सिंह ने 1248 में 48, जेत्र सिंह ने 1248 में दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के आक्रमण को विफल किया। सुनो भाई जेत्र सिंह के बारे में, और जेत्र सिंह ने इतना अच्छा काम कर लिया, लेकिन अभी तक भी अगर आप देखोगे ना तो आहड़ पर चालुक्यों का ही अधिकार है, चालुक्यों से मुक्त नहीं हुई है। और राजधानी को मुक्त कराना किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ा कार्य है, या सबसे मुख्य कार्य है कि पहले अपनी कैपिटल सिटी को आजाद कराए। भाई अगर मान लो कि भारत में, ऐसे तो होगा नहीं क्योंकि हमारे पास आज परमाणु हथियार है, मान लो भारत के किसी भी कोने में हमला हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब दिल्ली में कुछ भी होता है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो वैसे ही किसी भी राजवंश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वहां की राजधानी को सुरक्षित किया जाए। अब जेत्र सिंह अगर इतना ही शक्तिशाली है तो अपनी राजधानी को भी छुड़वा ले, या नहीं छुड़वाए? छुड़वाना चाहिए ना। तो ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसने आहड़ को किससे मुक्त कराया है? चालुक्यों से मुक्त कराया है। लेकिन आहड़ तो इस समय लगभग ना के बराबर है, समाप्त हो चुका है, पूरी तरह समाप्त हो चुका है। तो फिर इसने राजधानी के रूप में किसको चुना है? चित्तौड़गढ़ को, कि भाई अपने पास में एक किला और है, इसको बनाते हैं अपन राजधानी, चित्तौड़गढ़ को। तो चित्तौड़गढ़ में जब ये गए, भाई जब राजा महाराजा वहां रहने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ जीर्णोद्धार भी होगा, कुछ निर्माण कार्य भी होंगे वहां पर, क्योंकि राजा ऐसे तो है नहीं कि भाई जैसा कमरा है वैसे ही जाके रहने लग जाएगा। राजा है भाई, अपने हिसाब से अपनी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखेगा। तो चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला पहला मेवाड़ का राजा कौन है? आपके जेत्र सिंह है। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि आहड़ को इसने चालुक्यों से मुक्त कराया है। फिर इसके बारे में जानकारी आपको एक किसमें मिलेगी? चिरवे के शिलालेख में। और चिरवे शिलालेख में क्या कहा गया है कि ये इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि इसको मारवाड़ के, जांगल के ना तो राठौड़ हरा पाए और ना ही कोई मुस्लिम हरा पाया। यानी ये अपने दुश्मनों के लिए किसके समान है? प्रलय और मरुत के समान है। मरुत आंधी तूफान का देवता होता है भाई, जो जब भी आता है तो आंधी तूफान साथ लेके आता है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि जेत्र सिंह की तुलना आप किसके समान कर रहे हो कि भाई जब भी आएगा ना तो उत्पात मचा जाएगा, इतना खतरनाक है। ठीक है, तो ये बात आपके किसमें कही गई है? चिरवे के शिलालेख में कही गई है। इसके बाद के राजाओं में आपको नाम मिलता है रावल तेज सिंह का। अब तेज सिंह का आप समय देखिए 53 से 73, यही लिखा है। अब एक तो इस भाई साहब की उपाधि आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ऐसी उपाधि और कहीं मिलेगी भी नहीं, सिंगल है, बस एक ही बार याद रखना उसको। उमापति
प्रौढ़पति। अच्छा, ये जो उपाधि है ना, ये उपाधि मूल रूप से गुजरात के राजा लिया करते थे, गुजरात के चालुक्य राजा। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजा है, मेवाड़ का ही नहीं, राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजा है जिसने ये वाली उपाधि धारण की है। तो फिर अनुमान लगा लोगे कि अगर उमापति के नाम से कोई उपाधि आ जाए तो भाई एक ही आदमी ने ली है। जरूरी नहीं कि हम पूरे को याद रखें, एक ही आदमी ने ली है ऐसी उपाधि। उमापति, प्रौढ़पति, वरलब्ध परमेश्वर किसने ली है? तेज सिंह ने ली है। एक इसकी उपाधि और है, परम भट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर। अच्छा, पहले के राजा महाराजा है ना, उपाधि बड़ी वजनदार लेते थे, जिसकी जितनी बड़ी उपाधि उसका उतना ही बड़ा नाम होता था। आजकल के लोग तो छोटे छोटे नाम रखते हैं, चिंटू, गोलू, लक्की। भाई किसके लिए लक्की है? छोटे छोटे नाम रखते हैं। पहले नाम वजनदार होते थे, आजकल तो हल्के नाम रखते हैं, शॉर्ट नेम। घर का नाम अलग, लेकिन गांव में तो आज भी वही है, अर्थ का अनर्थ, मुकेश का मुकेशिया और राजू को राजा, सीधा काम है। उपाधि हो गई। फिर इन भाई साहब के एक पत्नी थी जिसका नाम था जेतल देवी। कौन सी देवी? और इस जेतल देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर बनवाया, श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर। श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर किसने बनवाया है? जेतल देवी। इसके काल की जो सबसे बड़ी घटना घटी वो घटी आपके 1260 में, और वो कहां घटी? आपके आहड़ में। किसके द्वारा घटी? एक व्यक्ति है जिसका नाम है कमल चंद्र, और कमल चंद्र मूल रूप से क्या है? एक चित्रकार है। तो आपके आर्ट एंड कल्चर में एक टॉपिक चलता है चित्रकला, राजस्थानी पेंटिंग्स। तो उसमें 4 स्कूल्स हैं आपके। एक मेवाड़ी स्कूल है। तो मेवाड़ी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ 1260 में तेज सिंह के काल में आहड़ में कमल चंद्र द्वारा लिखा गया था, और उस किताब का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी। ठीक है, हो गया, और कुछ है नहीं इसमें। फिर एक राजा आ जाएगा आपके इसके बाद में, समर सिंह। अब समर सिंह में आपको एक लाइन तो मैंने पहले ही बता दी थी पहले दिन ही, कि भाई समर सिंह ने 1299 में गुजरात अभियान पर जाती तुर्क सेना से एक टैक्स लिया था, दंड कर, बताया था। साथ ही इसके दरबार में एक जैन विद्वान रहते थे, जैन मुनि, जिनका नाम है अमित गति सूरी। और अमित गति सूरी के प्रभाव में आकर इसने अपने राज्य में पशु वध पर रोक लगा दी। अब ये जितने भी सूरी नाम आएंगे ना, तो ये मान लेना कि जैन धर्म वाले हैं। और भारत में अहिंसा के सिद्धांत को अगर सबसे ज्यादा किसी ने माना है तो वो जैन संप्रदाय द्वारा ही माना गया है। ठीक है, तो इस अमित गति सूरी के प्रभाव में आकर समर सिंह ने अपने राज्य में पशु वध पर रोक लगा दी है। एक तो इसके काल की घटना यह है। एक घटना आपको मैंने बता दी कि भी 1299 में इसने दंड कर लिया था अपने राज्य में से सेना होकर जाने के बदले, कि भाई टैक्स दे दो और चले जाओ। आपके गुरुजी कैसे मान ले टैक्स लिया था? प्रमाण दो। आप तो ऐसे थोड़ी मान लेंगे, आज आपने कह दिया कल कोई और गुरुजी आएंगे वो अपनी कथा सुना जाएंगे। तो इस दंड कर की जानकारी आपको किस में मिलेगी? एक पुस्तक लिखी हुई है तीर्थकल्प, लेखक हैं आपके जिन प्रभ सूरी। इस किताब से यह पता चलता है कि इन्होंने ये टैक्स लिया था, और यही बाद में मेवाड़ पर आक्रमण का कारण बनेगा। ठीक है, अब इन भाई साहब के हैं 2 लड़के, एक है आपका रतन सिंह और दूसरा है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कहां चला जाएगा? नेपाल जाके गोहिल वंश की स्थापना करेगा, और मेवाड़ में कौन रहेगा? रतन सिंह, जिसकी पत्नी पद्मिनी। आज आ जाएगी कॉपी तक, तो अब जौहर कर पाएगी नहीं कर पाएगी वो राम जाने। ठीक है, लिखो। जेत्र सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि
जैत्र सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि आहड़ को चालुक्यों से मुक्त कराना था। जैत्र सिंह ने आहड़ के स्थान पर चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। नेक्स्ट, चिरवे के शिलालेख में जैत्र सिंह के बारे में कहा गया है, यह इतना शक्तिशाली है कि इसे मारवाड़, जांगल के राठौड़ और तुर्क भी पराजित नहीं कर पाए। यह शत्रुओं के लिए प्रलय और मरुत के समान है। मरुत आंधी तूफान का देवता है भाई, ठीक है। अब लिखें आप रावल तेज सिंह 1253 से 1273, 73 से 73। सबसे पहले लिखें उपाधि। तो पहले नीचे वाली उपाधि लिखना, उसमें मेरे को एक लाइन लिखवानी है। नीचे वाली लिखना, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। पहली हो गई, महाराजाधिराज परमेश्वर। हो गई। दूसरी लिखो साहब, उमापति प्रोडपति वरलब्ध परमेश्वर। ब्रैकेट में लिखना, गुजरात के चालुक्यों की उपाधि थी। हो गया। चलो लिखो, इसकी पत्नी जैतल देवी ने
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, इसकी पत्नी, हाँ आराम से लिख लो, इसकी पत्नी जैतल देवी ने, जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कोई जल्दी नहीं अपने को, हाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वो वैसे भी काफी देर हो गई ना लिखते लिखते, तो ऐसे हो, हाँ थोड़ा सा हाथ भी यूं आ ही जाता है, मैं समझ सकता हूं ना, लेकिन अभी और लिखना है। लिखे मेवाड़ी चित्रकला का, मेवाड़ी चित्रकला शैली का, मेवाड़ी चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, प्रथम चित्रित ग्रंथ तेज सिंह के काल में ही, तेज सिंह के काल में ही 1260 में, 1260 में आहड़ में, 1260 में आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, हाँ जी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, मैडम ये लिखा हुआ सूत्र चूर्णी कमल चंद्र द्वारा, कमल चंद्र द्वारा ताड़ पत्रों पर, कमल चंद्र द्वारा ताड़ पत्रों पर, ताड़ पत्र, ताड़ पत्रों पर चित्रित किया गया, चित्रित किया गया। तो ये जो लाइन तो बड़ी है, लेकिन इसमें देखो कई तरह के फैक्ट हैं कि मेवाड़ी चित्रकला का पहला ग्रंथ किसके काल में, तेज सिंह के काल में, कब 1260 में, कहां पर, किसके द्वारा, किस पर, और किताब का नाम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, अब आप अगला राजा लिखें रावल समर सिंह, रावल समर सिंह, रावल समर सिंह 1273 से 1302, 1273 से 1302, 73 से 1302। ठीक है, बस ये आखिरी राजा है, घबराओ मत, अपने को केवल 5 मिनट लिखना है बस, थोड़ी सी हिम्मत और। ठीक है, पहले सुन लो कि एक तो आपको इसमें ये कौन सी वाली बात लिखनी है कि दंड कर लिया है इसने। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि इस दंड कर की जानकारी किसमें मिलेगी, जिन प्रभ सूरी की पुस्तक है तीर्थकल्प, उसमें मिलेगी। एक हम इसमें फैक्ट लिखेंगे कि इसी का लड़का है जिसका नाम है कुंभकर्ण, जो भाई साहब नेपाल चले जाएंगे और वहां जाकर गुहिल वंश की स्थापना करेंगे। फिर कि इसके दरबार में एक अमित गति सूरी नाम का जैन विद्वान है, और इसी के प्रभाव में आकर समर सिंह ने अपने राज्य में पशु वध पर, अब पशु वध ना देके वो जीव हिंसा भी दे सकता है, जीव हिंसा कह लो चाहे पशु वध कह लो, बात बराबर है, उस पर रोक लगा दी है। ठीक है, मेरे मन में एक प्रश्न है, पूछ लूं? मैं तो पूछ लेता हूं। हाँ, क्या इससे पहले भी किसी ने ऐसा किया है? किया है, किया है, तभी तो मैं पूछ रहा हूं, नहीं तो मैं काहे को पूछता। हाँ, बीसल देव ने किया है, लेकिन अंतर क्या था कि उसने धर्मघोष सूरी के प्रभाव में किया, और किया तो खाली महीने में 2 दिन, एकादशी के दिन, और इन भाई साहब ने परमानेंटली क्लोज। ठीक है,
फिर इसके बारे में आपको 2 शिलालेख और याद रखने हैं, मतलब 2 लाइन और लिखनी होगी। एक लिखनी है आपको चिरवे के शिलालेख वाली। अभी आया था चिरवे का शिलालेख। अब चिरवे के शिलालेख में जेत्र सिंह की भी जानकारी मिलती है और इसकी भी मिलती है। और इसको क्या कहा गया है? अत्यंत शूरवीर, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है भाई, अत्यंत शूरवीर है भाई। ठीक है। एक शिलालेख है आबू का शिलालेख या आबू शिलालेख, और आबू शिलालेख में आपको क्या जानकारी मिलेगी कि आबू और गुजरात को तुर्कों से किसने मुक्त कराया है? तुर्कों से मुक्त कराया है समर सिंह ने। ये 2 जानकारी मिलेगी अपने को। ठीक है। और फिर इसके बाद में हमारा जो बढ़िया वाला राजा रहेगा वो कौन रहेगा? अब ये बड़ी गंभीर बात है कि हम इसकी चर्चा कम करेंगे और इसकी पत्नी पे ज्यादा चर्चा करेंगे भाई। कौन? पद्मिनी, जो संभवतः कल आपकी कॉपी के पन्नों में रहेगी। आज तो अपन यहीं तक की चर्चा करेंगे। उदयपुर में अपने चिरवा गांव पड़ता है, गांव ही है चिरवा। लिखे, एक बार आखिरी बार अंगुली घटका लो बस और शुरू हो जाओ। अब लिखो, चिरवे के शिलालेख में, चिरवे के शिलालेख में समर सिंह को क्षत्रिय बताते हुए, क्षत्रिय बताते हुए अत्यंत शूरवीर सिंह के समान बताया गया है। अत्यंत शूरवीर सिंह के समान बताया गया है। वहीं आबू शिलालेख में समर सिंह को आबू और गुजरात को, समर सिंह को आबू और गुजरात को तुर्कों से मुक्त कराने वाला, तुर्कों से मुक्त कराने वाला बताया गया है, बताया गया है। इसके एक पुत्र कुंभकर्ण ने, इसके एक पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट, समर सिंह ने जैन मुनि अमित गति सूरी के प्रभाव में आकर, अमित गति सूरी के प्रभाव में आकर अपने राज्य में पशुवध पर रोक लगा दी। पशुवध पर रोक लगा दी। 1299 में
गुजरात अभियान पर जाती तुर्क सेना से, गुजरात अभियान पर जाती तुर्क सेना से समर सिंह ने दंड कर ठीक है। अच्छा, दोनों को अलग अलग लिखना, नहीं तो अगर एक साथ लिखोगे तो पढ़ने में ये मिलेगा दंड कर मतलब पनिशमेंट दिया है, जबकि यहां पर टैक्स है। ब्रैकेट में टैक्स भी लिख लेना भाई, जब रिवीजन करोगे ना तो टैक्स तो याद रह जाएगा अंग्रेजी का शब्द, लेकिन फिर ये पढ़ोगे दंड कर, हो सकता है लड़ाई उड़ाई हुई हो। ठीक है, दंड कर या टैक्स वसूल किया जिसकी जानकारी जिन प्रभ सूरी की पुस्तक आराम से लिखो, जिन प्रभ सूरी की पुस्तक तीर्थकल्प से मिलती है, तीर्थकल्प से मिलती है। ठीक है, हेडिंग लिख के छोड़ दो भाई, रावल रतन सिंह, और इस पर हम चर्चा करेंगे आपके कल। धन्यवाद। रोक दे रे भाया।